इसमें क्या है ना कि इम्पल्स आई दिया है, तो अब इस बॉक्स के बीड बनाओगे तो टेंशन टी ऐसे दिखेगा और इस पे टेंशन टी ऐसे दिखेगा। अब ये टेंशन नॉन इम्पल्सिव है क्योंकि तुमने फोर्स ऐसे लगाया है, इस तरीके से लगाया है कि 90 डिग्री है। अगर नॉन इम्पल्सिव है तो इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब इम्पल्स लगाने के तुरंत बाद भी इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी क्योंकि ये नॉन इम्पल्सिव टेंशन दे दिया। तो अब नॉन इम्पल्सिव फोर्स के कोलिजन के टाइम पे तुम भूल जाते हो, तो फिर इस टी को भूल जाओ। अब इस पूरे का मास m है, m पे बस i लगा हुआ है, तो इसके इम्पैक्ट के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी i अपान एम। अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि एक इस तरीके से है वैन जिसकी वेलोसिटी है i अपान एम, और उसमें एक इस तरीके से है बॉल, ये लेंथ l है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बताइए कि ये कितना मैक्सिमम एंगल थीटा नॉट दैट द स्ट्रिंग विल बी मेक विद द वर्टिकल, इतना मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मेक एंगल थीटा विद वर्टिकल इज इतना थीटा नॉट, एंगल थीटा नॉट हो सकता है कि वो मैक्सिमम की बात कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग विद द थीटा नॉट विद द इतना, ठीक। तो मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्ट होगा। अब इसमें इसकी वेलोसिटी तो मुझे मिल गई, अब इसको देखना है तो अब इसमें एक तरीका, अब एक ही तरीका ही है। अब क्या करेंगे, अच्छा जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा जब ये इधर जाएगा ना, एक तरफ से देखो तो इसको इधर जाना चाहिए, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम में जब तक रहेगी तब तक ये पार्टिकल उल्टा भागता रहेगा, तो कोई पूछे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होगा, तो जब इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम में 0 हो जाएगी उस समय ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे होगा। तो ये अगर इनिशियल कंडीशन है तो फाइनल कंडीशन में ये इस तरीके से होना चाहिए। मान लो ये इनिशियल कंडीशन है, तो फाइनल कंडीशन में ये इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और उस समय इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में एकदम सेम होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी 0 बट ग्राउंड फ्रेम में एकदम सेम होना चाहिए, डाउट होगा तो बीच में रोकना। हम यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इस कंडीशन पे, क्योंकि इम्पैक्ट लगने के बाद तो पूरा सिस्टम में नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो इसका मोमेंटम क्या होगा m इंटू आई एम, तो हो जाएगा i मोमेंटम m इंटू इतना इक्वल्स टू यहाँ मोमेंटम, अब इसका मास 3m है, तो इसका मास m है, तो 3m इंटू v1 m इंटू v1 हो जाएगा 4m इंटू v1, तो ये v1 मुझे मिल गया i अपान 4m। अब मुझे ये वाला एंगल थीटा चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएंगे, तो देख लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की एनर्जी बराबर यहाँ की एनर्जी क्या होगी, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी आई अपान एम है, तो आई स्क्वायर अपान एम का स्क्वायर कर दोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इज इक्वल टू इस पोजीशन पे क्या करोगे, इसकी एनर्जी हाफ m इंटू वी वन का स्क्वायर और हाफ 3m इंटू वी वन का स्क्वायर, ग्राउंड फ्रेम एनर्जी कैसे लगा रहा हूँ, तो टोटल क्या हो जाएगा हाफ 4m इंटू वी वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, इसका मास 3m है तो लिखोगे 3m m इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना ऊपर गया, तो g इंटू l माइनस l कॉस थीटा। अब तुम देख सकते हो यहाँ से v1 मिल चुका है, उठा के इसमें प्लेस करोगे तो तुम्हें थीटा डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अरे 90 डिग्री ना, फोर्स तुम ऐसे लगा रहे हो और ये टेंशन 90 पे ऐसे है, तो इम्पल्स का अगर कंपोनेंट इस टेंशन को बैलेंस करने की कोशिश करे तब वो टेंशन इम्पल्सिव होगा। इम्पल्स का कंपोनेंट अगर टेंशन को बैलेंस नहीं कर रहा है तो टेंशन इम्पल्सिव नहीं होगा। जैसे किस तरीके से होता है कि ऐसा है, अगर तुम इसको ऐसे इम्पल्स दे रहे हो ऐसे, तो ये टेंशन इम्पल्सिव हो जाएगा क्योंकि इस इम्पल्स के एक कंपोनेंट को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम धक्का ऐसे ना देके इसी पे धक्का तुम नीचे से दो, ऐसे दो, तो फिर ये टेंशन नॉन इम्पल्सिव होगा। क्यों? फिर जब ऐसे दोगे तो इस इम्पल्स का एक फोर्स ऊपर को आएगा तो ये रस्सी स्लैक होने की कंडीशन में आ जाएगी, तो स्लैक अगर होगी तो फिर नॉन इम्पल्सिव हो गया। अगर इस इम्पल्स को तुम ऐसे दे रहे हो और ये 90 डिग्री है तभी भी टेंशन नॉन इम्पल्सिव होगा, क्योंकि इसका 90 पे जो कंपोनेंट करोगे वो 0 आ जाएगा, आई कॉस 90 इज 0 जो टी को बैलेंस करेगा।
तो फिर अगेन टी नॉन इम्पल्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम क्या करोगे, थीटा निकाल लोगे। एक बार थीटा मिल गया, अब कह रहा है टेंशन बताओ, वो थीटा वही है, थीटा नॉट जो कह रहा है। अब इस एंगल ई थीटा नॉट है, अब इस एंगल पे कह रहा है टेंशन बताओ। अब टेंशन के लिए अब इसके फ्रेम में इसका मोशन सर्कुलर है, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट में रहेगी, ग्राउंड फ्रेम में नहीं लिख पाओगे, इसके फ्रेम से लिखोगे। तो तुम इस पे खड़े हो जाओ और खड़ा होके इसको एवरीडे बनाओगे। तो जब इस पे खड़े हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब इसका टी ऐसे दिख रहा है, टी ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे टी आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है, और इसका वेट 3 mg आप नीचे की ओर दिखाओगे। अब चूंकि इसके फ्रेम में ये रेस्ट पे है मैक्सिमम एंगल पे, तो टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन 0 होगा, v स्क्वायर बाय r। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखोगे, टुवर्ड द सेंटर। लेकिन इसके फ्रेम में इस पे सूडो फोर्स भी आएगा। सूडो फोर्स कैसे निकालेंगे, ये जो टी है ना, ये जो टी है जो कि ऐसे काम कर रहा है टी, और ये वाला एंगल थीटा नॉट है, तो इसका एक्सेलरेशन वापिस इधर होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज टी का एक कंपोनेंट आएगा। तुम लिखोगे टी साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो टी का साइन कंपोनेंट इसको एक्सेलरेशन देगा। डाउट होगा तो रोकना। इससे से ए आ गया। अब जब ए मिल गया तो इसके फ्रेम में इस पे सूडो फोर्स दिखाओगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, तो सूडो फोर्स ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा। कितना, इसका 3m इंटू ये वाला एक्सेलरेशन, 3m इंटू एक्सेलरेशन है। अब टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखो, टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके फ्रेम में इसका मोशन सर्कुलर है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है इसके फ्रेम में। तो टुवर्ड द सेंटर v स्क्वायर बाय r 0 आ जाएगा। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स क्या बनेगा, दिस इज t प्लस इसका इधर कंपोनेंट 3ma का, ये 90 में थीटा, ये बनेगा 3ma साइन थीटा नॉट बन जाएगा, थीटा नॉट। और इस 3ma का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर ये बनेगा -3mg cos थीटा नॉट बनेगा। देखो नेट फोर्स इसके ऊपर हो गया, एक रियल फोर्स t दिखा दिया, 3md दिखा दिया, सूडो फोर्स दिखा दिया, और इस के डायरेक्शन में t प्लस 3ma का cos साइन कंपोनेंट्स और 3mg का cos कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। आप देखो तुम्हें थीटा नॉट मिल ही चुका है, जैसे पुट करोगे तुम्हें टेंशन मिल जाएगा। तो रस्सी में उसमें कितना टेंशन, बात समझ में आई? बोलो कहाँ पे, नहीं जरूरी है इसलिए नहीं बोलोगे, जरूरी क्या है ही नहीं है। क्योंकि जब ये पार्ट ग्राउंड फ्रेम में भी तुम क्या देखोगे, ग्राउंड फ्रेम में भी इस पार्टिकल का मोशन समय के साथ ऐसे होगा, फिर नीचे आएगा ना। ग्राउंड फ्रेम में वाई डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा ग्राउंड फ्रेम में। अरे तो उस पे के बाद लौटेगा नहीं, वो तो इस इंक्लाइन फ्रेम में भी ऐसे ऑसिलेट करेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे ऑसिलेट करेगा ऐसे। अरे कार में बैठ के जब कार चलाते हो तो जो उसमें हनुमान जी लटके होते हैं वो ऐसे घूमने नहीं लगते हैं कि रुके, ऐसे रुके रह जाते हैं, ऐसे घूमने लगते हैं, वो ऑसिलेशन है ना। एक्चुअल में क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी इनिशियली 0 थी, इसकी इसकी ये थी वेलोसिटी। तो जब तुम इसके फ्रेम में गए तो ये तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ये वेलोसिटी उल्टी मिल गई ना इसको, आई अपान एम की। तो इस वेलोसिटी की वजह से ऊपर जाएगा, फिर जहाँ पे स्पीड 0 होगी उसकी फिर वापस आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम थोड़ी रुका है, इक्विलिब्रियम पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रुका है ना। हाँ। अच्छा हो गया, पिन हो गया। हेलो इसमें और कुछ पूछना है क्या? ये एक अच्छा क्वेश्चन है यार। इसका भेजा तो था ग्रुप में, इसका आंसर क्या मैंने दिया था? हाँ 20 दिया था। कह रहे कि लाइट रिजिड रॉड हैज अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m to its end, the other end is hinged
ये जो पीछे बताया है ना, ये ध्यान रखना, जितने भी वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कहीं गड़बड़ हो तो बताना जरूर मुझे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई चीजें यूज हो रही हैं। कि ग्राउंड फ्रेम में सर्कुलर मोशन नहीं है तो मुझे इंक्लाइन फ्रेम में जाना पड़ा सर्कुलर जानने के लिए, क्योंकि टुवर्ड द सेंटर एम भी स्क्वायर बाई आर सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही होता है, तो ग्राउंड फ्रेम में सर्कुलर नजर नहीं आता, इसलिए मैं लिफ्ट के फ्रेम में गया, लिफ्ट के फ्रेम में गया तो मुझे सूडो की जरूरत पड़ गई, तब जाके क्वेश्चन बना। मोमेंटम कंजर्वेशन में ग्राउंड से करवाया, क्यों? क्योंकि ग्राउंड से हमें सूडो फोर्स नहीं आएगा, उसके फ्रेम में जाके अगर मैं सूडो वो लगाता मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लगता, क्योंकि उसके फ्रेम में सूडो फोर्स आता, सूडो फोर्स मोमेंटम कंजर्व नहीं होने देता, इसलिए ग्राउंड फ्रेम से मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के वेलोसिटी निकाली। एक्सट्रीम पे दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो मैक्सिमम एंगल तक डिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स यूज हो रहा है। कह रहा है कि लाइट रिजिड रॉड हैज अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m attached to the other end is hinged on the table. The rod can rotate freely in the vertical plane. The rod is released from itna while falling the itna hemisphere table. The collision between the ball and hemisphere is elastic. The radius of the hemisphere and length of the rod is r and 2r respectively. ठीक है। The velocity of the hemisphere after the collision is, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है एक तरह से देखो तो जब ये इस तरीके से छोड़ोगे ना इसे तो ये तभी रेस्ट पे रहेगा। वेलोसिटी ऑफ हेमीस्फीयर, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, तो जब ये ऐसे टक्कर मारेगा, ये डिस्टेंस दिया है क्या, कितना है? कितना कैसे कम कर एकदम सही कह रहा हो। अरे वो कॉमन टेंजेंट बनेगा ना, ये कॉमन टेंजेंट सही कह रहा है एकदम कि ये कॉमन टेंजेंट बनेगा ऐसा, और फिर ये आर के बराबर होगा नहीं, और ये 2r है। अरे दिमाग तुम्हारा खराब होकर आ गया, अगर बहुत आगे रहता तो फिर पूछता ही क्यों तुमसे। अच्छा। क्या कह रहे हो, ये कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा ये लेंथ पे ये? अच्छा, ये हर केस में थोड़ी बनेगा, उसके ना नहीं चलेगा ये। मैं समझ गया तुम्हारी बात कि ये डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। हम मतलब मुझे लग रहा है कि फिजिक्स वाले को लग गया होगा कि कॉमन टेंजेंट बनता है इसलिए बनाते समय से बना दिया, इतना मैथ थोड़ी दिमाग में आता है, मुझे तो वही लगा कि लग रहा है कॉमन टेंजेंट बनेगा। इसको सॉल्व कियो? अच्छा, कॉमन टेंजेंट माने थे, देख लेते हैं, मान लो कॉमन टेंजेंट है तो उसके बिना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सही कह रहा है कि अगर ऐसे टकराता तो चीज़ें अलग होती। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर r√5 आ जाएगा। इसके बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी v का स्क्वायर बराबर √2g इंटू ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो इसके लिए अगर ये r है, ये 2r, ये 90 डिग्री है ना, तो ये कितना आएगा, tan थीटा आएगा, थीटा आएगा हमारा tan थीटा इज 1/2, सही है ना, 1/2 तो ये थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस ये आएगा 2g, एच एच की जगह पे 2r माइनस 1 माइनस ये भी 2r है तो कॉस थीटा घटा देंगे, कॉस थीटा ये लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से हाँ सॉरी ये साइन थीटा बन जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा आएगा 1/√5, ठीक है, वही आ रहा है, समझ गए, वो फिजिक्स वाले का अपना वो है, मिस्टेक है। तो ये आएगा v इक्वल टू √4gr ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√5, ठीक है, इसको भी नॉट मान लेते हैं। इसके बाद जब ये इसी से टकराएगा, कह रहा है कोलिजन इलास्टिक है और ये फ्रिक्शनलेस है, तो जब ये इस पे इम्पैक्ट मारेगा ना, तो इम्पैक्ट ऐसे मारेगा ऐसे, तो जब इम्पैक्ट ऐसे मारेगा, मैं वहीं पे बना ले रहा हूँ, तो ये इस पे n ऐसे लगाएगा, n ऐसे लगाएगा। अब इस n का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही इसको वेलोसिटी देगा, तो अब ये अगर थीटा है तो बनेगा 90 थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा एंगल, समझ गए, थीटा 90 थीटा थीटा,
अब ये कम आएगा n साइन थीटा, तो तुम लिखोगे n साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका मास है m, दोनों का मास m है क्या, देख लो, हाँ दोनों का मास m है। लिखोगे मास इंटू n साइन थीटा इंटू dt इम्पल्स n का, m इंटू v1, इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद v1 आ गई, साइन कंपोनेंट v1, अब v1 ही हमारा आंसर होगा। अब इसके ऊपर लगाओगे तो इस पे जो n कैसे लिखा रहा, तो इस पे भी n ऐसे लिखाओगे। अब ये n क्या करेगा ना, इसको रोटेट करेगा, क्योंकि ये ओमेगा से रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करा सकता है बिकॉज ऑफ n। तो इस इम्पल्स ऐसे लगा, तो मान लो इसके पास वेलोसिटी मान लो ऐसे आ गई, दिस वेलोसिटी इज v2, इस बॉल के पास v2 आ गई, तो तुम क्या लिखोगे। अब एक चीज और भी है, तुम यहाँ पे n dt बराबर इसका मास इंटू v2 नहीं लिख सकते, रीजन क्योंकि यहाँ पे हिंज है, यहाँ का जो हिंज होगा वो इम्पल्स प्रोवाइड कर सकता है, तो चूंकि इस पे सिर्फ इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस पे इम्पल्स लिखोगे तो n का इम्पल्स के अलावा ये भी लिखना पड़ेगा। अब फिर एक और वेरिएबल मैं क्यों बढ़ा दूँ, तो मैं वेरिएबल से बचना चाहता हूँ, तो मैं इम्पल्स मैं लिख, असली फ्रॉड है ना, एक बार चेक करते हैं उसको, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये जो इम्पल्स लगेगा वो इस रॉड के ही अलोंग लगना चाहिए, और तो कोई और नहीं आएगा, तो इससे भी आंसर मैच करना चाहिए। देखते हैं, मान लो इस पे n तुमने ऐसे लगाया, ऐसे, तो अगर मैं मासलेस रॉड के बॉडी बनाऊं तो एक एंड है, एक एंड है, बाकी तो कहीं है ही नहीं है, तो टेंशन आना ही नहीं चाहिए, टेंशन मतलब रॉड के अलॉन्ग आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो सही है कह रहा है, लिख सकते हो, तो इस पे लिखो, इस पे n का इम्पल्स, तो लिखोगे n डी थीटा, ये n डी थीटा लिखेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो आप ऊपर को प्लस मान लो, प्लस मान लो, तो इसको क्या लिखोगे एम वी टू माइनस ऑफ इसका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल तो ऐसे भाग रहा है, ऐसे वी नॉट से ऐसे भाग रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस लाओगे ना, तो ये एम इंटू वी नॉट बन जाना चाहिए। अब इसको उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो, एन की एन डी टी, ये भी डी टी ही है, ये भी डी टी ही है, तो यहाँ से अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये v1 यहाँ पे आ जाएगा, ये जाएगा v1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू v2 प्लस v0, इक्वेशन नंबर 2। अब मैच कर जाएगा यहीं से, क्योंकि आपको v0 पता ही है, v0 पता ही है, और ई का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ई का इलास्टिक कोलिजन है, ई क्या होगा 1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच नीचे रहेगा, सेपरेशन ऊपर रहेगा, तो अप्रोच में क्या है, ये ऐसी टक्कर मार रहा है एन के अलॉन्ग, और ये इम्पैक्ट के अलॉन्ग लिखा जाता है, तो इम्पैक्ट ऐसे है, तो इसके अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी थी उसकी v0 थी, तो अप्रोच वेलोसिटी v0 हो जाएगी, और सेपरेशन, सेपरेशन में ये v2 से ऊपर जा रहा है, तो एक तो ऊपर v2 लिखोगे प्लस प्लस, चूंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर तुमने माना है कितना v1 माना है, v1 माना है, इसकी वेलोसिटी v1 माना है, v1, तो v1 का इधर कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, तो अगर ये थीटा एरिया थीटा तो बनेगा v1 का साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा v1 का साइन थीटा। अब आपको सॉल्व हो जाएगा, 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, बात समझ में आई। ये भी देखो ना, ये भी एक अच्छा, किसका ओमेगा, इसका तो v2 निकाल सकते, v2 पानी दूरी डिवाइड कर दो 2r, ओमेगा आ गया टक्कर के बाद, ठीक है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। मतलब जी ब्रो, कैसे नीचे जाएगी, धरती नहीं है, धरती, धरती का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये भी तो इम्पल्स ही बनेगा। अरे जैसे ही इस पे टक्कर मारेगा, टक्कर मारते ही ये वाला n और ये वाला n दोनों ही आ जाएगा,
फिर इसके ऊपर तुम इसके एलॉन्ग मोमेंट इम्पल्स इक्वेशन लिख नहीं सकते हो, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल फंस जाएगा। तो इस पे अगर इम्पल्स लिखोगे तो तुम हॉरिजॉन्टल लिखोगे तो फिर इस n2 का इम्पल्स नहीं आएगा, सिर्फ n के ही इम्पल्स से काम चल जाएगा। हाँ इसमें अच्छा देखो, जो भी एनर्जी लॉस लॉस बता रहा है उसी दिन की तरफ से चलो ना। एनर्जी लॉस हम समझ, एनर्जी लॉस अगर हो रहा है हम क्या कहें, हम देखेंगे कि एनर्जी क्या वर्क डन है, तो हम देखेंगे कितना वर्क डन हो रहा है और उससे कितनी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रही है। मैकेनिकल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आएगी, टोटल कितना वर्क हो रहा है उसमें कितनी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रही है, तो जो बाकी बचा वो लॉस होना चाहिए। अगर सब कोई तुमको पैसा दे रहा है उससे से तुम कितना पैसा बचा रहे हो, बाकी जो पैसा है वो लॉस में जा रहा है। वैसे इसमें भी सोच लेते हैं। ये कह रहा है कि द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑफ द चैन वाई डिस्टेंस लिफ्ट करने में कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है क्या, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से, तो यहाँ पे तुम खींच के क्या डायमेंशन छोड़ो ना, सॉल्व करने दो। अब ये है, ये पॉइंट P है, अगर P से तुम ऊपर को खींच रहे हो और ये कांस्टेंट है, और ये फोर्स भी मुझे नहीं पता बट इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब एक काम कर रहा है, किसी टाइम पे अगर इसकी वेलोसिटी v नॉट आती है, किसी टाइम पे इसकी आती क्या वो है ही है v नॉट, कांस्टेंट v नॉट। तो यहाँ पे ना ये जो चेन है, यहाँ का जो लिंक है ना, ये लिंक पहले रेस्ट में था, अचानक से v नॉट आ गया। तो अगर कोई भी चेन अचानक से v नॉट पा रहा है, इसका मतलब कि भले ही उसका मास कम है लेकिन अचानक से वेलोसिटी पा रहा है, दैट मीन्स उसको इम्पल्स लग रहा है। इसका मतलब ये जो यहाँ का जो छोटा सा लिंक है ना, वो इसको नीचे को पुल किया होगा और ये इसको ऊपर को पुल किया होगा। तो यहाँ का जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स थ्रस्ट फोर्स की तरफ से भी रिलेटिव डीएम बाई डी कह सकते हो, डीएम बाई डी ये बोल सकते हो। तो भी रिलेटिव क्या है, ये जो चैन आ रहा है ना, या इसको तो मोमेंटम समझ सकते हो, कह सकते हो कि भाई ये जो डीएम मास है, डीएम मास उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और डी टाइम में इसमें लगा वेलोसिटी v नॉट आ गया, मोमेंटम चेंज कितना हुआ, dm इज टू v नॉट का मोमेंटम चेंज हुआ। अब कितने टाइम में, dt टाइम में। इसका मतलब इस dm मास पे इस चैन ने इतना फोर्स लगाया है, तो फिर इस चैन ने, इस लिंक ने इस मास को, ये बड़े वाले मास को नीचे को और इतने से खींचा होगा, तो यही थ्रस्ट फोर्स होना चाहिए। और यही है v रिलेटिव dm बाई dt। v रिलेटिव जो लिंक है उसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, तो v नॉट ही आएगी और वो नीचे को आएगी। तो ये अब ये डी एम आई डी टी क्या है कि कितना मास इसके अंदर डी टाइम में आ रहा है, तो ये लिंक जितना ऊपर भागेगा उतना ही तो डी टी टाइम में, उतना ही तो और डी एम मास इसमें आएगा। तो डी टाइम में कितना ऊपर भागेगा, तो वी नॉट इंस टू डी टी भागेगा, वी नॉट इंस टू डी टी भागेगा। तो आप डी टी टाइम में वी नॉट इंटू डी टी भागेगा इंटू मास पर लेंथ एम अपान एल मल्टीप्लाई कर दो, दिस इक्वल डी एम। अब समझ आ गया यहाँ पे, ये होना जाना चाहिए वी नॉट का स्क्वायर इस टू एम अपान एल आएगा, ये आएगा थ्रस्ट फोर्स वी नॉट का स्क्वायर, ये आ रहा है देखो, तो डी एम बाई डी टी बराबर वी नॉट एम एल, वी नॉट एम एल, सही था, ये आ गया। अब इसमें इन्होंने आंसर में ना वाई का टर्म्स यूज किया, कोई पूछे वाई किसके बराबर है, तो वाई होगा वी नॉट इंस टू टी, अगर जरूरत पड़ गई तो वाई होगा इसमें। ये फोर्स आ गया, ये थ्रस्ट फोर्स है। तो अगर मैं अब इसमें एक एक बात सोचना पड़ेगा हमको कि यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया, देखना मेरी बात, ये वाला पार्ट इतना है, ठीक है। तो इसमें ना अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे तो तुमने फोर्स एफ लगाया और ये जो फोर्स पी होगा ना, पी होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इतने पार्ट का वेट होगा और यहाँ पे थ्रस्ट नीचे को आ रहा है, दोनों को बैलेंस करेगा। ये जो पी होना चाहिए वो होना चाहिए एम अपान एल इंटू वाई इंटू जी, ये वाला वेट होना चाहिए और साथ में थ्रस्ट भी नीचे को, ये दौड़ाना पड़ेगा, तो बनेगा एम वी नॉट के स्क्वायर अपान एल। तो जो P होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, तो P इज इक्वल टू एम अपान एल वाई जी वी नॉट। इसका मतलब इसका बी पार्ट करेक्ट कह रहा है। अभी सुनना, ये तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे भी एक फोर्स काम कर रहा था और वो फोर्स यही है,
एम वी नॉट के स्क्वायर अपॉन एल, ये है। और दूसरा इसका वेट नीचे को काम कर रहा था इसके सेंटर ऑफ मास पे, जो कि एम अपॉन एल वाई इंटू जी के बराबर था। और चूंकि इसकी स्पीड डाउट होगा तो रोक देना, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये इसको बैलेंस कर लिया। और हमारे सिस्टम में नहीं ये है उस टाइम पे, और इस सिस्टम पे उस टाइम पे इतने का मास कांस्टेंट है और डीएम मास इसमें आने वाला था। अब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 लिख दिया मैंने, पी में लिखा। लेकिन अब वर्क के नाम पे आते हैं। अच्छा, ये जो फोर्स है इस पे तो काम कर ही रहा है, साथ में यहाँ पे जो डीएम मास था ना, डीएम मास जो इसमें आ रहा है उस पर भी तो ऐसे काम कर रहा है इस तरीके से, ये वाला फोर्स जिस इज एक्सेलरेशन पे आ रहा है, ये भी फोर्स काम कर रहा है। तो और बाकी कहीं फोर्स काम नहीं कर रहा है, बाकी तो जब बाकी का जो वेट है वो तो वर्क में करेगा नहीं क्योंकि वो तो भाग नहीं रहा है। अब हमें वर्क के रूप में समझना पड़ेगा कि कितना होगा। देखना, इसने वर्क किया तो कितनी एनर्जी बढ़नी चाहिए ये निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द लिफ्टिंग, ठीक है। तो अब इस फोर्स को, फोर्स कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट नहीं, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और उसके बाद देखेंगे इसकी पोटेंशियल कितनी बढ़ी। उसके बाद भी ये फोर्स को भी समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब देखना एक चीज और है, ये इंटरनल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्सेज है, बट अब एक और बात है, इस फोर्स का वर्कडन इस फोर्स का वर्कडन बराबर नहीं है। उसका कारण जानते हो क्या है, अभी समझ में आएगा, देखना कैसे। एक्चुअली में सही से तुम समझो तो इस चेन के हर पॉइंट की वेलोसिटी dt टाइम के अंदर 0 से dt के बीच में हर पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट है, लेकिन ये जो dm है ना dt टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी 0 से v नॉट हुई है। मतलब सही से अगर देखो ना, ये चैन ऐसे है, ये चैन ऐसे था, अब ये चैन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर का पूरा चैन v नॉट की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन ये चैन 0 पे था। तो जैसे ही इसमें लिंक्ड होगा तो इस वाले चैन की स्पीड तो लगातार v नॉट पे रही, लेकिन इस लिंक की स्पीड 0 से v नॉट हुई है। अब देखो इसका पावर, देखो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है, बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। तो इस फोर्स ने कितना वर्डन किया, इस फोर्स ने पावर दिस इंटू दिस बनेगा, लेकिन इसका जो पावर है वो दिस इंटू वी नॉट नहीं बनेगा, ये कम बनेगा क्योंकि इसकी 0 से वी नॉट गई है। तो उनमें से कौन सी वेलोसिटी लेना चाहोगे पावर के लिए, 0 की वी नॉट, तो बीच में से कुछ लेना चाहेंगे। मतलब ये बता रहा है कि सारा प्रॉब्लम का जड़ यहीं पे आ रहा है, सारा प्रॉब्लम का जड़ यही है, यहीं पे ही डेवलप होने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जितना नेगेटिव वर्क कर रहा है ये उतना पॉजिटिव वर्क नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो वी नॉट बाई टू, एक बात कर रहा हूँ, ये इतना ही आता है एक्चुअल में, वी नॉट बाई टू है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है, ये नेगेटिव वर्क डन है, तो ये पूरा वर्डन यहाँ पे नेगेटिव हो गई। मतलब ये इंटरनल फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब एक तरह से नॉन कंजर्वेटिव जैसे यहाँ पे काम हो रहा है, यहीं पे हीट निकलने के चांसेस लग रहे हैं, मतलब इसके वर्कडन का डिफरेंस हीट में जाने का चांस लग रहा है। बट अभी वी नॉट बाई टू की तरफ बढ़ते हैं कि क्या होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लग तो रहा है कि ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक है। अब एक चीज और देखना, ये तो फोर्स कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन नॉर्मली, और ये जो एम अपान एल वाई इंटू जी है ना, वाई वाई वी नॉट टी, ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ये भी ना कांस्टेंट फोर्स है, जो मुझे अभी समझ कांस्टेंट नहीं है, मतलब कंजर्वेटिव ही जैसा मुझे समझ में आ रहा है, ये भी कंजर्वेटिव जैसा है, ये भी कंजर्वेटिव जैसा है, तो सारा जड़ यही लग रहा है। बट ठीक है, अब इसको एक एक करके लिंक करते हैं। चलो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, एक एनर्जी में फोर्स को तो समझेंगे ही, सबसे पहले एनर्जी में समझते हैं। एनर्जी से, एनर्जी कौन ला रहा है, मैं ला रहा हूँ, हाथ से पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा काम कहाँ गया, और बाहर से तो कोई एनर्जी देने के लिए आ नहीं रहा, एक चैन है, एक मैं हूँ, बाकी तो स्पेस में कुछ है नहीं, एक ग्रेविटी है। तो जो मैं खींच रहा, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम कहाँ गया, ग्रेविटी के अंदर जाना चाहिए, ग्रेविटी के आगे से जाना चाहिए। तो अगर मेरा वर्डन ग्रेविटी के वर्डन के बराबर हो गया तो मैं कहूँगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया, तो जो मैंने काम किया अगर वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर चला गया तो मैं कहूँगा कि कोई हीट डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, मेरा वर्क डन था, पोटेंशियल एनर्जी चली गई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन है। लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ तो मैं कहूँगा जो बचा हुआ है ना वो हीट एनर्जी। देखते हैं, तो मेरा वर्डन यहाँ से आएगा, इस फोर्स से, इस फोर्स का वर्डन निकालते हैं, पहले एनर्जी समझते हैं, तो मेथड 1 बोल सकते हो, बाकी मेथड 2 में थोड़ा समझने नहीं एक्चुअल में हो क्या रहा है।
तो इस में मैंने ना इसका वर्ड निकालना है, dt से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली फोर्स है ना, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा m/l। y की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, सही तो है जी, ये y g है, एंड प्लस m v0 का स्क्वायर अपान l इंटू इसमें dy मल्टीप्लाई कर दो। भाई किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट y है, इस पॉइंट का y है, तो अगले डी टाइम इस पॉइंट का dy डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्डन क्या होगा, फोर्स इंटू इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट f dx का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हमारा वर्डन है एक्सटेंशन का, वो 0 से y इंटीग्रेट कर दो, तो ये बनना चाहिए हमारा m अपान 2 l y का स्क्वायर g प्लस m v0 का स्क्वायर l y, इंटीग्रेशन ही बनेगा। दिस इज वर्क डन ऑफ पुलिंग एजेंट, जो पुल कर रहा है उसका वर्क डन है, ठीक है। अब हम एक बार ये देख लें कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आ रहा है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कुछ और नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का वर्ड इज ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ, ग्रेविटेशन का वर्डन, ये इतना ही पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की, क्या लिखेंगे, इसका सेंटर मास यहाँ पे, तो आप लिखेंगे m/l इंटू वाई, ये मास हो गया mg इंटू y/2, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये इतना वर्डन हुआ। तो ग्रेविटी तो निगेटिव वर्डन किया एक तरह से, तो इसका जो डिफरेंस है, मैंने काम किया इतना और ग्रेविटी ने काम किया इतना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाना चाहिए, हीट डेवलप में जाना चाहिए। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। आई थिंक जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये इसको कैंसिल कर दिया होगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट डेवलप। गलत है, मैं हाँ, कितने तुम समझदार हो, एकदम सही कह, कैंटिक एनर्जी भी तो आ रही है, तो कैंटिक एनर्जी निकालेंगे, वही मैं तभी सोच रहा था कि कहाँ गलती कर रहा है, क्योंकि आंसर मुझे पहले से पता था। तो सोच रहा था कि गलती कहाँ हो रही, आंसर पता होने का कुछ तो फायदा है। तो लिखोगे हाफ m, इतने पार्ट का मास क्या है, m/l इंटू आई, हाफ m इंटू v0 का स्क्वायर जी। अब तुम समझ गए कि इतना टोटल तुमने वर्डन किया, ग्रेविटी ने इतना लिया और कैंटिटी इतनी बड़ी, तो बाकी पार्ट लॉस में गई, मतलब इसमें इस मतलब इतना ही हीट लॉस में जाएगी, समझ रहे हो ना, ये वाला। अबे अजीब, तुमने कैसे बात कर रहे हो, तुमने इतना काम किया तो तुम्हारा काम कहाँ गया, कहाँ गया, ग्रेविटी के अगेंस्ट गया इतना, और ये बराबर ही है तो कैंसल आउट हो गया। साथ में कैंडिडेट तुमने बढ़ाई इतनी, ये भी घट जाएगा, जो बचा वो नहीं हिट में गया। हाँ, ये बस डायमेंशनली इनकरेक्ट जा रहा है, बस ये वाला पार्ट में बस स्क्वायर नहीं रहेगा, ये रहेगा, आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, उसकी वजह से तुम v0 को नहीं आएगा, ये नहीं रहेगा, तो इसका सी पार्ट भी आंसर होल्ड कर जाएगा। ये तो खैर उससे समझ गया, लेकिन तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझा हूँ, लेकिन ये उससे भी समझ में आ जाएगा कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, सारे फोर्स का वर्ड लिखते हैं। ये क्या होना चाहिए, चेंज इन कैटेगरी। देखो ये वर्क इन ऑलवेज वैलिड है, कुछ भी हो जाए, सारे फोर्स का वर्डन चेंज इन कैटेगरी, सारे फोर्स का वर्डन चेंज इन कैटेगरी ही होती है, हीट डेवलप नहीं होता है। वाक थ्योरम बस सही होता है, सब फोर्स का वर्डन निकालो, कैटेगरी का चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। तो कौन कंजर्वेटिव फोर्स से कितना वर्डन किया, कंजर्वेटिव हमारा ये तो कंजर्वेटिव ही फोर्स है बेसिकली, ये फोर्स तो कंजर्वेटिव है क्योंकि वाई का है, ये वाला वर्ड यहाँ लिख दो, तो कितना बनना चाहिए, m y स्क्वायर g डिवाइड बाई 2l
प्लस एम वी नॉट का स्क्वायर अपान एल इज टू वाई, और ग्रेविटी का वर्डन नेगेटिव आएगा, माइनस साइन है, आप लिखोगे माइनस एम अपान एल टू जी वाई का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर है तो क्यों हटाया थे हिसाब से, सही तो था ये, नहीं 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 ठीक, समझ गए। अब ये बन गया किसका वर्डन, इसका वर्डन, प्लस कंजर्वेटिव का वर्डन बन गया। लेकिन अब ये जो दो फोर्सेस थे, ये जो फोर्सेस थे, अगर मैं इनका भी वर्डन की बात करूं, इनका वर्डन, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर मैं इसका भी वर्डन लिख दूं, इसका भी वर्डन लिख दूं, तब तो मिल जाएगा। मतलब उसको मैं बैलेंस कर लूंगा। देखो कोई बात नहीं, इसका वर्डन, अच्छा ये फोर्स कांस्टेंट है, ये वाला फोर्स इतना है, बट ये कांस्टेंट फोर्स है, तो टी टाइम में इसका वर्डन पता है कितना आएगा, टी टाइम में वाई डिस्टेंस तय करने पे, इसी में वाई मल्टीप्लाई कर दो, इसी में वाई मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वर्क करेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस एम वी नॉट का स्क्वायर अपान एल इंच टू वाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्डन, इसका भी लिख लिया। लेकिन अभी ये जो छोटा सा पार्ट था ना, इस पे भी जो फोर्स लगा हुआ था इतना ही था, बट उसका वर्डन कितना ही मुझे नहीं पता, नहीं पता, चाहे तो निकाल सकते हैं, वो मान लो W है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 से V0 हुई थी, तो कितना माना जाए तो टेंशन है ना, इसीलिए मैंने अपने मन से W मान लिया इसको। हालांकि वो आएगा, एवरेज आता है इसमें, इस केस में वो प्रूफ हो जाएगा इससे, इज इक्वल टू, मैंने सबका वर्डन लिख लिया, देखो इसका वर्डन लिख लिया, ये पूरा इसका वर्डन लिख लिया, इस फोर्स का, क्या बात होगी, ये किसका वर्डन है, ये वाला वर्डन मैंने यहाँ से लिख लिया, हाँ, ये ग्रेविटेशन का वर्डन है, सही कह, और ये इसका वर्डन है, और ये इसका वर्डन। अब चेंज इन कैटेगरी होनी चाहिए, अब चेंज इन कैटेगरी होनी चाहिए, कोई हीट डेवलप नहीं होता है, चेंज इन कैटेगरी होती है, तो पूरे सिस्टम का इसकी कैटेगरी वो इतना आया है, क्या होना चाहिए, हाफ एम अपान एल वाई इज टू वी नॉट का स्क्वायर। अब इससे तुम चाहो तो डब्ल्यू निकाल सकते हो, अभी डब्ल्यू कितनी आनी चाहिए ये देख लेते हैं, ये टर्म्स इसको, ये टर्म इसको कैंसिल कर दिया, और ये टर्म इसके साथ क्या बना है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसने इतना वर्डन किया, इसने इतना वर्डन किया, और ये तो यार सही में इतना वर्डन करना चाहिए, तभी से दिमाग लगा दिया मैं। ये बताओ इस फोर्स का वर्डन क्या, इस छोटे से पार्टिकल की चेंज इन कैटेगरी होनी चाहिए, होनी चाहिए, इस छोटे से पार्टिकल की चेंज इन कैटेगरी होनी चाहिए, वो यही तो है। ये देखो कैसे आएगा, ये बराबर कैसे जा रहा है, ये इस छोटे से पार्ट की कैटेगरी चेंज कितनी भी देखना, ये बनेगा हाफ dm इंटू वी नॉट का स्क्वायर, इस फोर्स का, क्योंकि dt टाइम में dm मास आया, तो dm मास की कितनी एनर्जी बढ़ी इस फोर्स की वजह से, कितनी बढ़ी, हाफ dm। अब इसी को अब टोटल इतना लाना है, टोटल इतना लाना है, तो इसी को तुम इंटीग्रेट कर दो ना, 0 से इतने पार्ट का मास, इतने पार्ट का मास क्या नहीं गया 1/2, और इतने पार्ट का मास क्या होगा m अपान एल इज टू वाई इज टू वी नॉट का स्क्वायर, और यही देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये बराबर हो रहा है, तो इतना ही हुआ एक तरह से देखो तो। अब वो थोड़ा सा एक एक लेकिन तुमने वो वाला आंसर तो समझ ही लिया होगा, लेकिन एक चीज़ देखना, थोड़ा समझते हैं, ये हमेशा होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्डन होता है ना, वो हीट में नहीं जाता है यार, कोई ना कोई जरूर नॉन कंजर्वेटिव चीज़ें आएंगी वो हीट में लेके जाएंगी। पता है मुझे क्या लग रहा है, अभी देखो इस फोर्स ने, और ये एक झटका जैसा होता है, झटका जैसा, झटका नॉर्मली कंजर्वेटिव नहीं होता है, तो ये जो झटका है इसने इसकी कैटेगरी कम की, इसने इसकी कैटेगरी कम की, मेरी बात सुनना, इस झटके ने इसकी कैटेगरी कम की, बट इस झटके ने इसकी कैटेगरी बढ़ाई, लेकिन इसने इसकी कैटेगरी ज़्यादा कम की, बट इसने उतना नहीं बढ़ाई, तो क्या दोनों का डिफरेंस हीट में जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो इसने, इस झटके ने इसकी कितनी कैटेगरी कम की, एम वी नॉट का स्क्वायर अपान एल इंस टू वाई, भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाई लिया है, इतना इस झटके ने इसकी कैटेगरी इतना कम की,
बट इस झटके ने इसकी कैंडिडेट इसकी आधा बढ़ाई, आधा ही बढ़ाई, देखो आधा ही तो बढ़ाया था। तो इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कहाँ गई भाई? ये कैंडिडेट कम कर रहा है, ये कर नहीं हम कम करेंगे, हम कम करेंगे, पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे दे रहे हैं, लेकिन दूसरा उतना पकड़ ही नहीं रहा, आधा ही पकड़ा, तो बाकी गया कहाँ? वो हीट में जाना चाहिए। इसीलिए इसका जो डिफरेंस है ना वो हीट के बराबर जा रहा था। बट ये उतना बेटर कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस ये पता है कि ये कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है, तो हीट में नहीं जाएगा। तो हमने खोजने की कोशिश की कि हीट वाला कारण कहाँ फंसा हुआ है, तो मैच कर गया। अदरवाइज इसका बेटर अप्रोच पहले वाला ही मेथड 1 है, एनर्जी वाला, कि तुमने काम किया, कहाँ गया, ग्रेविटी के अगेंस्ट गया, काइनेटिक एनर्जी में गया, अब बचा हुआ कहाँ गया? हीट में। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यही हीट कैलकुलेशन का बेस्ट मेथड है, इसमें सब कुछ कंसीडर हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। और यही उस दिन भी हुआ था पाथफाइंडर वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे स्प्रिंग का एक पार्ट, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, स्प्रिंग का ही एक पार्ट था जो कि हीट में जा रहा था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो सिंपल क्वेश्चन में, लेकिन एक चीज और है कि ये जो बात यहाँ पे पकड़ के हम ला रहे हैं ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि ठीक है नॉन कंजर्वेटिव सर वर्ड निकाल लो, टोटल पे आंसर आ गया। वो ऐसे झटके से आंसर दे रहा है और इस एनर्जी को पकड़ने में थोड़ा सा वो लग रहा है, कैसे सोचेंगे एग्जाम के टाइम पे। तो सिंपल क्वेश्चन होगा फ्रिक्शन वगैरह का, फ्रिक्शन वगैरह का सिंपल क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें इंटरनल फ्रिक्शन का बर्डन सीट आ जाता है। लेकिन वास्तव में कोई क्वेश्चन रियल में कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना, और उसमें कोई पूछे ही डेवलप, तो मजबूरी है, आप जो तुम समझो एक ही मजबूरी है, तुम्हें एनर्जी से ही समझने की कोशिश करो। इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया, वो वाला काम करने के बाद जो एनर्जी आई वो गई कहाँ कहाँ, उसमें बांट दो, जो बचा वही है। इसका कोई ये ऐसा मेथड है जो कि असंभव है, गलत है, नहीं गलत है। अब तो समरीज मैंने इसमें बता दूं तुमको अंतिम समरी कि हीट निकालने का जो कभी नहीं फेल होने वाला मेथड है वो एनर्जी मेथड से, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। दूसरी चीज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बर्डन हीट में डेवलप होता है सिस्टम पे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे जो वर्क करता है वो हीट में जाता है, ये भी सही है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव पता चल जाए कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, तब ये काम चल जाएगा। इंटरनल फ्रिक्शन का वर्क डन, इंटरनल कैंटिक फ्रिक्शन, कैंटिक हटा दो, कुछ भी लिखोगे भाई, इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वर्क नहीं करेगा, इंटरनल कैंटिक होगा वर्क करेगा, इंटरनल कैंटिक का बर्डन हीट में कन्वर्ट होता है, सही है। लेकिन इंटरनल कैंटिक के अलावा कोई और फोर्स अगर आ गया तब वो भी क्या पता थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव पार्ट हो, तो तुम सिर्फ फ्रिक्शन से काम चला गया, उधर कोई फंस गया तब, तो उसको एनर्जी संभाल लेगी। बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ये तुमको लगेगा अरे यही तो है क्लियरली, लेकिन ये भी सही है कि तुमको मतलब 99% चांस है कि सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, तुमको सारी इसी से सॉल्व हो जाएंगे, इसकी कम ही जरूरत पड़ेगी। अब वो तुम जानो कैसे इसको एडजस्ट करोगे, बट मैं अंतिम समरी दे रहा हूँ कि ये बेसिक मेथड है, ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी समझ लिए तो नॉन कंजर्वेटिव का बर्डन हीट में जाता है, ये भी सही चीज़ है, बशर्ते तुम्हें सारे नॉन कंजर्वेटिव पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन की समरी बस इतनी। किसमें ये, अच्छा ये वाला देखो, वाक एनर्जी थ्योरम सिर्फ वाक एनर्जी थ्योरम ही होता है, चाहे हीट डेवलप हो चाहे कुछ भी हो, नहीं फर्क पड़ता। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब मिला दो, दैट इज इक्वल टू ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नथिंग अदर। तो वही लिख दिया। कंजर्वेटिव में कौन था? ये वाला फोर्स था जो मैंने लगाया था, वो कंजर्वेटिव में कैसे जान गया भाई? ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट था, और ये वाई का लीनियर प्रोपोर्शनल है, या मतलब वाई का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चल रहा है, चाहे किसी भी पावर पे चले वो कंजर्वेटिव ही रहेगा। तो मैं जान गया कंजर्वेटिव फोर्स था, तो इसका वर्डन निकाल लिया मैंने, इतना इतना वर्डन आ गया। हालांकि कंजर्वेटिव से मतलब क्या था मुझे, ये मैं तुमको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो तुमने फोर्स लगाया, इसका वर्डन ये है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद ये mg था, ग्रेविटी, ग्रेविटी का बर्डन चेंज इन पोटेंशियल होती है, इसे से निकाल लिया, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ फोर्स था, यहाँ पे इस फोर्स का वर्डन कितना होगा, इस फोर्स का वर्डन, ये फोर्स तो कांस्टेंट है और जहाँ पे लग रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये फोर्स जहाँ पे लग रहा है वो पॉइंट y डिस्टेंस लिया है, तो इसका वर्डन इतना आ जाएगा। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जो इस पे लगा हुआ है, इसकी वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट नहीं है, तो इसका वर्ड अगर निकालना था मुझे तो चाहे मैं चेंज इन कैडेंस से निकाल लूँ या नहीं पता था तो लिख दिया W, और पूरे सिस्टम की चेंज इन कैडेंस लगा दिया, पूरा W आ गया। समझ रहे हो, इसमें हिट नहीं आता, जब पूरा वर्डन लिख दूंगा, सबका वर्डन लिख दोगे हर फोर्स का, तो काइनेटिक एनर्जी के ही चेंज के बराबर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और हाँ, एक्सेलरेशन जीरो है, क्या एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तभी तो नेट फोर्स इस पे जीरो दिखा रहा हो, तभी तो P आया है। हाँ, ये P पूछा गया था, क्या कह रहा, हाँ क्या G/2, आधा मास नीचे है और हर चेन का वेलोसिटी हर वक्त बराबर है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी बराबर है तो काइनेमेटिक्स का राय की एक्सेलरेशन बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा, तो जब पूरे सिस्टम के बॉडी बनाओगे तो जो इनके बीच में इंटरनल फोर्सेस हैं वो गायब हो जाएंगे, सिर्फ हैंगिंग पार्ट का वेट आएगा डिवाइड बाय टोटल मास। हाँ तो तुम लोग मैसेज तो पढ़ते नहीं हो, मैंने इसको कट करके बोला था कि इसका आंसर सिर्फ ए है। अरे ये तो G/2 इसमें लिखा था। हाँ अच्छा ठीक है, सही कह रहा हूँ, बी और सी आएगा, ठीक है। ये हो गया ना, ये तो हो जाएगा, ये तो वही है, ये तो एकदम फर्जी क्वेश्चन है, तो इंटरनल फ्रिक्शन का वर्डन से सीधा आंसर दे देगा। हाँ हाँ ये एल नहीं है ये, हाँ जब समझदार हो तुम, एल क्यों होगा, जब L/2 होगा तुम्हारा ना, अगर पूरा इधर का तो पूरा गिर नहीं जाएगा ऐसे, ये डिस्टेंस है तुम्हें पता नहीं है कि x1 इसको कितना रखना है, इसको भी ज्यादा से ज्यादा रखोगे, इसको भी इसमें ज्यादा से ज्यादा रखोगे, इसको भी इधर ज्यादा से ज्यादा रखोगे, ऐसे रखा जाता है। वो बिल्कुल वो भी लगेगा, वो भी लगेगा, वो भी लगेगा और ये भी लगेगा। देखो और इसमें एक HP बनता है, ये तो 3 का है ना, 10 का भी होता तो उसमें एक HP बनेगा, उससे तुम निकाल लोगे। ये देखो ये x1 है, अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसको ज़्यादा से ज़्यादा इधर कितना कर सकते हो, जब इसका सेंटर मास यहाँ पाएगा, मतलब x1 तुम्हारा ना L/2 आएगा, इससे ज़्यादा इसको कर दोगे तो ढक जाएगा। अब x2 की बात करते हैं, अगर x2 निकालना है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये इससे ज़्यादा, ये यही हो सकता अधिकतम, अगर और भी ज़्यादा इधर किए ना, इसको और हल्का से इधर किए नीचे, इसको तुम कर ही चुके हो, फिक्स कर चुके हो, इसको हल्का से इधर किए ऐसे ढुड़क जाएगा, तो अधिकतम यहाँ तक जा सकता है पूरे इसका सिस्टम में। तो निकाल लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन तो 0 इज इक्वल टू इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो क्या लिखोगे m इंटू x2, m यहाँ पे ना, इसका लिख रहा हूँ m इंटू x2। अब इसका लिखना है तुम्हें तो क्या लिखेंगे m इंटू, अच्छा इसका सेंटर मास यहाँ से L/2 डिस्टेंस इधर होगा, L/2 डिस्टेंस इधर होगा, तो अगर ये दूरी x2 है और इसका सेंटर मास L/2 इधर है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी x2 माइनस L/2, तो x2 माइनस L/2 एंड दैट विल बी 0, पूरे सेंटर मास यहाँ पे, तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ गई L/4 आ गई। देखो अभी इसको ये L/2 है ना, ये L/4 आ गई, ये L/4 आ गई, ऐसे ही बढ़ते जाओ, अभी तुमको समझ में आएगा, ये आ गई L/4। अब तुम ये कह सकते हो कि अब ये पूरा क्वेश्चन ऐसे हो गया, इस तरीके से हो गया,
ये रॉड यहाँ पे है, ये रॉड ऐसे है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस एज पे है, इस एज पे है, तो वहाँ पे 2m मास लिख लो, और ये दूरी तुम्हारी x3 है, x3 है। अब इसका सेंटर मास यहाँ पे आना चाहिए, तो दैट इज 0 इज इक्वल टू m 2m इंटू x3 प्लस इसका मास m, और इससे l/2 दूरी पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस क्या होगा x3 माइनस l/2। अब यहाँ देखो x3 की वैल्यू ना l/6 कितनी आ रही है, l/6 आनी चाहिए, l/6 आ गई। अब तुम देखो ना यहाँ पे ना एक HP बनता नजर आ रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, कि अगर इसको ऑफसेट को अधिकतम करना इधर तो l/2 l/4, ये क्या होना चाहिए l/6। अगर 4 होता तो कितना होता इधर वाला 8, 5 होता तो l/10 ऐसे आता। तो अब अगर कोई पूछे कि बताओ इधर से मैक्सिमम ऑफसेट कितना होगा, मैक्सिमम ऑफसेट इन सबको जोड़ दो तो 11 l/12 आ जाएगा। अगर कोई कहता है कि नहीं 2 ही है तो कितना होता मैक्सिमम ऑफसेट l/2 प्लस l/4। कोई कहता है कि 4 है तो बताओ कितना होता, समझ गए l/2 l/4 l/6 प्लस l/8। ऐसे ही 10 होता तो तुम लगा सकते हो। हर बार ऊपर से हमें बढ़ना होता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखो इजी है बट इंपॉर्टेंट है। ये ना इस तरीके से आने दो, ऐसे इसका मास 2m है, सब में एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा विथ वायर, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, तो क्या करोगे इसकी स्पीड v1 लिख लो, और ये इसकी स्पीड अब लिखनी बाकी है। तो अब देखना, तो इस पोजीशन पे, हाँ बोलो, कोई बात नहीं बता रहा हूँ ना, जब भी ऐसा ना रिलेटिव ले लिया करो। तो इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम में तुम ऐसे दिखा दो v रिलेटिव, क्योंकि टेंशन v रिलेटिव की जरूरत पड़ जाएगी। अब ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v1 को भी इसमें जोड़ दो, v1 को भी जोड़ दो। लेकिन अब देखो एक तो v1 अननोन था, अगर मैं इसको एक vx मानता एक vy मानता तो 2 अननोन बढ़ा नहीं देता। मैं उसी से बचने के लिए क्या किया कि भाई इस पे अगर तुम खड़े होते हो तो इसका मोशन सर्कुलर होगा, सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम में परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री वाली बना लिया। और फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में चाहिए क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने इसकी वेलोसिटी में जोड़ दी। तो इसका जो वेक्टर सम होगा वो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में आएगी, तो मुझे मैं एक कानून से बच गया। अब लगा दो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल में, तो इसका क्या बनेगा m/v1 इसका मोमेंटम पॉजिटिव, और इसका मोमेंटम बनेगा m/2m इंटू ये वाला एंगल, ये थीटा है, ये बनेगा थीटा, आई थिंक ये बनेगा थीटा एंगल, ये बन जाएगा vr साइन थीटा माइनस v1 बराबर 0। तो 0 बराबर क्या बन गया v1 माइनस 2 vr साइन थीटा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का इक्वेशन लिख दो, इसकी पोटेंशियल का लॉस क्या होगा 2mg इंटू ये लेंथ l दिया गया है, क्या लिखोगे L साइन थीटा इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी हाफ 2m इंटू इसकी वेलोसिटी का रिजल्टेंट, तो v1 का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन दिस इज 90 प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन दो उन्होंने v1 और vr उन्होंने सॉल्व होकर आ गया। अब पूछेगा टेंशन इसका, तो अब इसका मोशन इसके फ्रेम में सर्कुलर होगा, तो t आप ऐसे दिखाओगे, mg आप ऐसे दिखाओगे, बट यहाँ का भी t दिखाओगे ऐसे, बट इसके फ्रेम में जाओगे खड़े रहोगे तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इधर आएगा, कितना वही है t cos थीटा बराबर ma, तो इसका एक्सेलरेशन a इधर हो गया, और इसके फ्रेम पे सूडो फोर्स ऐसे दिखा दो, प्रीवियस क्वेश्चन याद आया। फिर इधर नेट फोर्स इक्वल्स टू m v रिलेटिव स्क्वायर बाई l, आंसर दे देगा। ऐसा में क्या वो ये कहा कि भाई इसके ऊपर फोर्स इक्वेशन टुवर्ड द सेंटर क्या लिखोगे mv स्क्वायर बाई r, लेकिन ये तो सर्कुलर मोशन लिखा जाता है, तो इसका मोशन ग्राउंड फ्रेम तो सर्कुलर नहीं है, इसी फ्रेम में सर्कुलर बनेगा, तो इस पर मैं खड़ा होऊंगा, लेकिन जब इस पर खड़े होने जाओगे तब तो ये एक्सेलरेट हो रहा है ना इस पोजीशन पे, इस पर सूडो फोर्स नहीं आएगा इसके फ्रेम से एक और, तो मैं सूडो फोर्स दिखा दिया। और फिर टुवर्ड द सेंटर mv स्क्वायर बाई r, और भी जब mv स्क्वायर बाई r लिखोगे ना तो भी रिलेटिव लिखना पड़ेगा, तो भी रिलेटिव यही यूज करना, ये नहीं कि इसमें भी इसको जोड़ देना। क्यों जोड़ोगे, जब भी रिलेटिव ऑलरेडी उसके फ्रेम में लिए रखे हो तो सॉल्व करने का भी रिलेटिव ही तो आया है,
तो डायरेक्ट एम भी डी टी स्क्वायर बाई आर लिख देना। ये टू स्मॉल एलिप्टिकल डिस्क इज अ मास m लाई इन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ में। टू स्मॉल आइडेंटिकल each of mass m, the disk interconnected by the light deforming spring of length, नेचुरल लेंथ इसका L नॉट है, ध्यान रखना, स्टिफनेस K है, और इसमें शायद वेलोसिटी ना परपेंडिकुलर दिया गया है। इसमें पूछा था फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग इन द प्रोसेस ऑफ द मोशन, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना इलोंगेशन होगा पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब ये ऐसे भागेगा तो स्प्रिंग इलोंगेटेड होगी, तो इस पर भी फोर्स ऐसे लगाएगी, इस पर भी ऐसे लगाएगी, यानी ग्राउंड फ्रेम में समझना ना मोशन मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, इलोंगेटेड हो रही है। तो ठीक है, अब ग्राउंड फ्रेम में भाग रहा है तो हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी ना VCM, वो कितनी होगी, V0/2 m V0 प्लस m0 डिवाइड बाई 2m इज V0/2। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कभी नहीं चेंज होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स हमेशा 0 है। तो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम पे चले जाएंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं एग्जैक्ट बीच में होगा, बीच में, तो सेंटर ऑफ मास पे चला गया। तो जैसे सेंटर ऑफ मास पे जाओगे ना, और एक और बात, इलोंगेशन फ्रेम इंडिपेंडेंट है, चाहे किसी भी फ्रेम से देखोगे। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे खड़ा हो गया तो इसके फ्रेम में अब इन दोनों का मोशन देखेंगे, तो इन दोनों के मोशन में अब ये V0/2 ऊपर को सेंटर ऑफ मास का, तो उल्टा होकर इसको मिलेगा, उल्टा तो इसका V0/2 हो जाएगा, और ये 0 पे था, उल्टा हो गया तो इसका V0/2 हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी V0/2 होगी और इसकी V0/2 होगी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अब सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे आ गया, और एकदम बीच में L/2 सेंटर ऑफ, क्योंकि मास सेम है। अब ये ऐसे भागेगा और ये ऐसे भागेगा, लेकिन ये नहीं भागेगा, तो जब ये ऐसे भागेगा तो स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा, इधर भी इलोंगेटेड होगा, ठीक है। लेकिन ये कब तक होगा, ये इलोंगेशन होता रहेगा, लेकिन ये तब तक होगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर ना हो जाए स्प्रिंग की, क्योंकि एक तो इस पोजीशन पे और इसके बाद देखो ये ऐसे हो गया, कुछ ऐसे हो गया, तो जब तक इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन के इधर आएगा, ऐसे आता रहेगा ऐसे, तब तक ये इलोंगेटेड होता रहेगा। इसका मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इधर वाली वेलोसिटी घट के 0 हो जाएगी। जब इसकी 0 होगी घट के इधर वाली, तो फिर इसके पास सिर्फ यही वेलोसिटी बचेगी, यही वेलोसिटी बचेगी। इसका मतलब कि एक पोजीशन और इसका ऐसे आएगा, इस तरीके से ऐसे आएगा, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी भी, और चूंकि इसकी भी वेलोसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट मोमेंटम हमेशा 0 रहता है, तो जितना मोमेंटम इसका उतना मोमेंटम इसका, क्योंकि दोनों का मास बराबर है, इसलिए वेलोसिटी भी बराबर होनी चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी भी, तो इसकी भी हो गई। अब इस पोजीशन की एनर्जी बराबर इस पोजीशन की एनर्जी, बैलेंस करा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम है, एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। तो यहाँ की कैटेगरी क्या होगी, यहाँ की कैटेगरी एनर्जी होगी। अच्छा एक चीज देखना, एक 90 डिग्री यहाँ पे और एक 90 डिग्री यहाँ पे भी, इनिशियल पे भी। इसका मतलब कि ये मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें कंप्रेशन ही अधिकतम आएगा, कंप्रेशन का इलोंगेशन ही आएगा, कंप्रेशन नहीं आ सकता, क्योंकि इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन हो, dr/dt विल बी 0। मतलब रस्सी स्प्रिंग के एलोंग, स्प्रिंग का जो लेंथ है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। इसका मतलब स्प्रिंग के एलोंग वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, कंप्रेशन इलोंगेशन पे मैक्सिमम पे। तो dr/dt 0 कब आएगा, जब स्प्रिंग के अलोंग वेलोसिटी 0। स्प्रिंग के अलोंग वेलोसिटी जब 0 होगी तभी कंप्रेशन आएगा और तभी इलोंगेशन आएगा। ये 2 बार हुआ है, एक बार इस पोजीशन पे और एक बार इस पोजीशन पे, बाकी अब कोई दूसरा पोजीशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन में कंप्रेशन इलोंगेशन दोनों 0 है, और इस पोजीशन पे इलोंगेशन आ रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर कंप्रेशन अब नहीं आ सकता। ये स्प्रिंग हमेशा थ्रू आउट द मोशन इलोंगेशन कंडीशन पे ही पड़ी रहेगी, ठीक है। अब एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं, तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, हाफ m V0/2 का होल स्क्वायर, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, इनिशियल पोटेंशियल 0 इक्वल्स टू फाइनल इस पोजीशन की आप क्या लिखोगे, हाफ m इंटू v का स्क्वायर का डबल प्लस हाफ k इंटू x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट को एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, हालांकि एक पे लगाते तो भी आ जाता, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है और इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग लिखना पड़ता कि 2 के जैसा, तब सिस्टम से लिख लो डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ये बनेगा m V0/2 इंटू L/2, m V0/2 इंटू L/2 इंटू 2, इसका भी
इक्वल टू इस पोजीशन का एंगुलर मोमेंटम, ये क्या लिखोगे एम भी इंटू ये लेंथ ना, इसका इलोंगेशन एक्स है ना, तो ये होगा कितना दूरी एल प्लस एक्स का हाफ होगा, एल प्लस एक्स टोटल नेचुरल लेंथ एल इलोंगेशन एक्स एल प्लस एक्स, ये आधा बाई 2, तो एम भी इंटू इसका डबल कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको जैसे सॉल्व करोगे तुम्हें x का वैल्यू आएगी, x की एक रूट मस्ट भी 0 आएगा, आना ही चाहिए क्योंकि वो इनिशियल कंडीशन को बताएगा, और एक और रूट आएगा और जो रूट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? सर आप बोले कि सिर्फ एक ही पोजीशन आएगा इसमें जहाँ पे मैक्सिमम, हाँ तो इसमें जैसे वर्टिकल के राइट साइड यहाँ पे आप दिखाया, तो वर्टिकल के लेफ्ट साइड भी आना चाहिए। हाँ सही कर रहे हो, वो सही कर रहे हो एकदम, ये दो पोजीशन आएगा, मेरा मतलब ये था कि इसके अंदर कंप्रेशन नहीं आएगा, ये सही कर रहे हो कि एक पोजीशन यहाँ पे आएगा और फिर वापिस एक पोजीशन यहाँ पे आया, फिर वापिस जब यहाँ पे आएगा ना तो एक बार वापिस यहाँ पे आना चाहिए, ये एकदम इसी पोजीशन पे, और फिर जब वापिस यहाँ पे आएगा तो फिर ये वाला पोजीशन दोबारा आ जाएगा, सिमेट्री। सही है? नहीं सही है, गलत है। हाँ इधर, हाँ ये सही है, इधर आना चाहिए, इधर नहीं आएगा क्योंकि सिमेट्री इस लाइन के साथ होनी चाहिए, इधर और इधर की, ये होगा। नहीं रहने देगा, इसमें कंप्रेशन नहीं आ पाएगा, इसका इस पार्टिकल का जो मोशन है ना, वो ये इस पोजीशन पे जितना इसके अलोंग है इस पे, और जितना यहाँ पे है वो ऐसे 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 एक तरह से भागेगा, ये ऐसे जाके यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ऐसे, मतलब एक तरह से इसी के बीच में ऐसा ऑसिलेट जैसा होगा, उसके नीचे नहीं आने देगा। ये वाला, ये वाला ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल ए एंड बी ईच ऑफ द मास एम कनेक्टेड बाय द इतना if placed in the fixally horizontal floor with what velocity you must the ball be the projected vertically toward the so that ball will leave the floor। एकदम अच्छे क्वेश्चन है सभी। कह रहा है कि कितना स्पीड दें ताकि ये छोड़ दे, मिनिमम स्पीड की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये इधर भागेगा, ये इधर जाएगा, नहीं तो बना लेता है। इसमें क्या होगा कि ये इधर गया तो कुछ पोजीशन पे यहाँ पे आया और ये ऐसे हो गया, और ये भी इसी वर्टिकल पर नहीं भागेगा क्योंकि रस्सी का टेंशन तो ऐसे है, तो इसको ऐसे खींच सकता है, ये कुछ इधर आ जाएगा ऐसे, इस लाइन से इधर आ गया ऐसे। अब लेकिन जिस वक्त ये सरफेस छोड़ेगा उसके पहले तक तो ऐसे ही भाग रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी इधर ही होगी, दैट इज v1, इसकी वेलोसिटी v1 ऐसी होगी। फिर अब बात करते हैं इसकी, फिर वही इसका भी मोशन है तो इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम में मान लो ताकि इक्वेशन कम लगाना पड़े, तो फिर वो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे बनेगी, इट इज़ वी आर, ये वी आर बनेगी। अब इसकी ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी v1 लगाना पड़ेगा। अब ये वाला एंगल मान लो थीटा है, तो आप ये भी क्या करोगे, थीटा बताओगे। अब मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टली 0 है सिस्टम का, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टली, इसका मास दोनों का मास सेम है क्या, ईच ऑफ मास है, ठीक है, तो लिखेंगे m इंटू इसका मोमेंटम v1 प्लस इसका मोमेंटम क्या लिखोगे m इंटू इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये v1 है तो ये 90 थीटा बनेगी, आई थिंक ये थीटा बन जाना चाहिए। क्यों, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो ग्राउंड फ्रेम में ऐड करोगे तो सीधे ऐड कर दोगे ना, तो इसको लिखोगे v1 माइनस वी आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 वी आर साइन थीटा, ये बन गया। फिर एनर्जी इक्वेशन से लिखेंगे यहाँ पे वाकर्जी थ्योरम से, मतलब एनर्जी इक्वेशन कैट एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी कर देना। इसके बाद तुम्हें ये v1 और v मिल जाएगा, दो इक्वेशन दोनों v1 v मिल गया। फिर क्या करना है, ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, अब ये टेंशन टी है और इसका mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो जब भी ये सरफेस छोड़ेगा, तो टी ग्राउंड फ्रेम लिख रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में ही मुझे टी का वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करेगा mg को, ये सरफेस छोड़ देगा क्योंकि ऐसे भाग रहा है, जैसे टी का वर्टिकल कंपोनेंट भी बैलेंस किया छोड़ देगा सरफेस को, ये बन गया। बस तुम्हें क्या करना होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में, लेकिन हमें उस टी पे भी तो काम करना पड़ेगा। देखो
तो अरे तो थीटा आ गया ना यहाँ से, एल साइन थीटा। हाँ, तो एनर्जी इक्वेशन जब यहाँ पर लगा दोगे, एक ये और एक एनर्जी की इक्वेशन लिख दोगे ना, दो इक्वेशन, तो बेसिकली तुम्हें एक अननोन V1 और एक VR है और बाकी कोई अननोन नहीं। V1 VR थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, V1 VR थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। मतलब कायदे से तुम देखो तुम्हारे पास तीन अननोन है, एक V1, एक VR और एक थीटा, ये तीन अननोन है। और अभी हमें दो इक्वेशंस मिला हुआ है, एक मोमेंटम का, एक एनर्जी का, एक मोमेंटम का और एक एनर्जी का, ये दो इक्वेशन मिला हुआ है। लेकिन यहाँ ये आते ही एक चौथा इक्वेशन भी आ गया, लेकिन चौथा अननोन भी आ गया, टी नहीं, तीसरा इक्वेशन आया बट चौथा अननोन आ गया। मतलब एक और इक्वेशन एकदम वो सही कह रहा है, सर्कुलर मोशन का लगाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर यहाँ पे तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, फिर इसकी एबीडी बनाओगे तो टी ऐसे दिखाओगे, इसकी एमजी ऐसे दिखाओगे, और इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा उससे सूडो फोर्स फिर इस पे आएगा, फिर इधर नेट फोर्स बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर करेंगे, तब जाके अभी क्या स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम, वही तो किए हैं। हाँ, तो फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटी तुम सेम करोगे उससे करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? मैंने वी आर मान लिया। अगर यही वी आर नहीं मानते ना, तुम एक्स में वी एक्स वी वाई मानते, तो उस वी एक्स वी वाई के लिए एक और स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना पड़ता है। इसीलिए नॉर्मली एक लाइन बोली जाती है कि अगर तुम स्ट्रिंग कांस्टेंट से बचना चाहते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी का ले लो, तो बच जाओगे। ये बताना है, ठीक। सर एक बता दीजिए बताना है। ये हो गया होगा। ये तो हो गया होगा, ये भी हो गया होगा, पी वाई की वे, ये तो हो गया होगा। क्या किए ही नहीं हो क्या? अच्छा, ये भी हो गया होगा। ये वही क्वेश्चन है जो वो कूदने वाला क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन है, बट इन्होंने ग्राउंड फ्रेम में पूछी है, इसमें भी एम इज ग्रेटर देन जीएम लगाना है, ठीक है। ये तो तुरंत हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि ये एक चीज देखना, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि ये पहले यहाँ पे था, तो जब इसको तुम ऐसे खींचोगे ना तो ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, तो अगर ये जितना दूरी खुलेगा यहाँ पे उतना दूरी यहाँ पे आएगा। अब देखो ये तो फिक्स एंड है, तो इस और ये वेलोसिटी में इस पॉइंट की है, इस पॉइंट को 1 की स्पीड से लगातार खींच रहा हूँ, इसका मतलब ये जो 1 होना चाहिए वो 2dx/dt होना चाहिए। तो इस पॉइंट का इस फिक्स एंड से दूरी, यहाँ से दूरी कितना है, x प्लस एक्स है, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन इसकी वेलोसिटी होगी, ये बनना चाहिए, मतलब dx/dt बेसिकली 1/2 है, ये 1/2 है। फिर क्या कह रहा है, द फोर्स नीडेड टू पुल द मूविंग पार्ट, इस पार्ट पे कितना फोर्स लगेगा खींचने में। तो देखो फोर्स इक्वल्स टू हम लिखते हैं ना dp/dt, बट ये तब लिखते हैं जब उतने सिस्टम का मास क्या हो, कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट रखना चाहिए। अगर तुम इतने पार्ट पे लगा रहे हो, इतने पार्ट पे लगा रहे हो, इतने पार्ट पे, तो तुम्हें ना यहाँ का अगर सिर्फ इतने की बीडी बना रहे हो, इतने की, तो तुम्हें यहाँ का थ्रस्ट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जीरो वेलोसिटी थी, अचानक से वेलोसिटी पा गया। वही वाला क्वेश्चन है जब ये भी खींच रहे थे, डीएम तुरंत वेलोसिटी पा जा रहा था, तो या तो तुम यहाँ का थ्रस्ट यूज कर लो तभी भी एफ आ जाएगा, और अगर यहाँ का थ्रस्ट यूज नहीं करना चाहते हो तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल लो, और उस मोमेंटम को डिफरेंस, पूरे सिस्टम का मास कांस्टेंट हो जाएगी पूरे सिस्टम का, फिर उस पर dp/dt लगा दो,
तो और यहाँ का फोर्स इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, तो भी आंसर दे देगा। तो देखो एक तो तुम इसी से निकाल सकते हो, टोटल से टोटल का मोमेंटम कितना आएगा पी, ये वाला पार्ट का मोमेंटम आएगा, मास पर लेंथ तो 1 हो क्योंकि दिखा ना यूनिट लेंथ यूनिट मास, लैम्डा 1 है, इतने का मास क्या आएगा एक्स आएगा और इसकी वेलोसिटी क्या है 1, लिख दिया 1, इतने का मोमेंटम बन गया। अब इसका मोमेंटम क्या लिखोगे 0, फर्स्ट पे है, डिफ्रेंशिएट कर दो डी पी बाई डी टी, तो डी पी बाई डी टी किसके बराबर डी एक्स बाई डी टी जो कि 1/2 है, तो फोर्स इज 1/2, तो आंसर इज 1/2 हो गया। मेथड 2, अगर कोई कहता नहीं सर हम यहाँ का थ्रस्ट सिर्फ इससे बताइए, यहाँ का थ्रस्ट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ का थ्रस्ट पे क्या है, ये फोर्स एफ है, अब यहाँ का थ्रस्ट मिल जाए तो हमारा थ्रस्ट ये मिल गया। अब इतने कैबिलिटी बनाई, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, थ्रस्ट के बराबर होना चाहिए। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट वही वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, जैसा लिख लो, या डी एम मास डी टी टाइम में आया तो डी एम मास डी टी टाइम में आया तो कितना मोमेंटम पाया, डी एम इज टू भी मोमेंटम पाया, इतना मोमेंटम आया, इसी को डी टी से डिवाइड कर दो, ये थ्रस्ट फोर्स होना चाहिए। अब डी एम बाई डी टी कितनी है, तो डी एम बाई डी टी कितना मास डी टी टाइम में आया, टी टाइम में कितना मास आया, ये 1 से भाग रहा है, डी टाइम में 1 इंटू डी टी आएगा, 1 इंटू डी टी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 इंटू डी टी का डिस्प्लेसमेंट हुआ इतने का। अब मास पर लेंथ भी वही है, इसका मतलब डीएम भी यही होगा, तो फिर पूछे डीएम बाई डी टी किसके बराबर है, डीएम बाई डी टी, ये गलत हो गया, नहीं ये गलत हो रहा है कुछ, ये क्यों गलत आ रहा है, हमें यहाँ का थ्रस्ट निकालना है, थ्रस्ट तो क्या होगा dt मास dm टाइम में आया, dt मास dt टाइम में इसमें के अंदर dm मास आ गया, मान लो dt टाइम में अगर dm मास इसके अंदर आ गया, dt टाइम में dm मास आ गया, dm मास, तो मोमेंटम कितना चेंज होगा v dm, dt से डिवाइड फोर्स होना चाहिए, अब dm चाहिए, तो dm किसके बराबर होगा, अच्छा dm बराबर होगा ना, इसका लेंथ कितना बढ़ा dt टाइम में, तो देखो डी टाइम में इसका लेंथ कितना बढ़ेगा, dx लेंथ बढ़ेगा, देखो टी टाइम में ये लेंथ x है, टी टाइम में ये लेंथ x है, कोई पूछे डी टाइम में ये लेंथ कितना बढ़ गया, तो dx लेंथ बढ़ा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, टी टाइम में लेंथ x है तो डी में कितना बढ़ा dx बढ़ा, तो dx बढ़ा तो बनेगा dx इंटू 1, इतना मास बढ़ा, जितना लेंथ है मास भाई, अब इसको dt से भाग कर दो, ये है dx बाई dt, और dx बाई dt कितना है 1/2, अब ये 1/2 हो गया, अभी है 1, ये 1/2 आ गया, तब ये 1/2 समझ रहे हो, मेथड 1 में पूरे सिस्टम का चेंज मोमेंटम लगा दिया ना। देखो एक चीज तुम्हारे दिमाग कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ना पूरे ये एक तो ये फॉर्मूला ही लगता है जब मास कांस्टेंट हो, तो ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट, इस पूरे पार्ट का मास कांस्टेंट है, ये कहीं भी जाए तो पूरे का मोमेंटम निकाल लिया, मोमेंटम कैसे आया भाई, इतने पार्ट का मास x इंटू इसकी वेलोसिटी, मोमेंटम, ये पार्ट रेस्ट पे है, मोमेंटम 0, तो नेट मोमेंटम इतना, डिफ्रेंशिएट कर दिया, आ गया 4। लेकिन अभी तो दिमाग आ रहा होगा कि सर आप तो कह रहे हैं मास कांस्टेंट होगा, तो इतने पार्ट पे भी तो आप एक तरफ से यही लगा रहे हो, नेट फोर्स 0 कर रहे हो, एक्चुअली में क्या जानते हो, इतने पार्ट का मास सही में कांस्टेंट है, क्योंकि जो डीएम मास है ना, डीएम मास उसको मैं अलग रख रहा हूँ, और इतने के मास पे नेट फोर्स इक्वेशन लिख रहा हूँ, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, हाँ, तो जब थ्रस्ट यूज कर लेते हो ना, तो एक तरह से वो रिमेनिंग पार्ट जो पार्ट पहले से पड़ा होता है ना, उसको मास कांस्टेंट ही जैसा मानते हो, और डीएम को उससे दूर रखते हो, तभी तो जाके डीएम उस पर थ्रस्ट लगाएगा, अगर डीएम को उसके अंदर ही मान लिए तो इंटरनल बन गया ना फोर्स। ये सब वैसे ही है, हो जाएगा ना, टोटल एनर्जी लॉस देखो एकदम सेम तरीके से लगेगा, ये हो जाएगा ना, तो कोई से नहीं है।
ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन और बचा ना डिस्कस करने के लिए, तो उसको बाकी जो तुमको कुछ अलग से डाउट हो पूछ। हाँ बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं तुम्हें एक भेज दूंगा सोल्यूशन इसका, देख लेना। इसमें जो बेसिक है ना कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, उसको क्या है कि ये ऐसे जाके टक्कर मारेगा ऐसे, इस तरीके से, तो एन ऐसे लगेगा, तो एन ऐसे लगेगा तो इसके और इनइलास्टिक कोलिजन है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, और इसके ऐसे आएगी और इसका तो रॉड के अलॉन्ग रहेगी, तो इसको तुम ऐसे v1 मान लोगे। फिर इस पर क्या करना है तुम्हें, इस पे कांस्टेंट लगाओगे, इसके अलॉन्ग रॉड के अलॉन्ग दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, तो ये वाला थीटा है, तो पहले क्वेश्चन बनेगा v1 बराबर v cos थीटा, ये बन गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इधर की वेलोसिटी जीरो होगी, ऐसे भागेगा, इसके अब ये आ गया इतना। अब इसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन इस पूरे सिस्टम पे देखो एन ऐसे काम कर रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। इस पूरे सिस्टम मोमेंटम ऐसे जब लगाओगे कंजर्व कराओगे, ऐसे कंजर्व कराओगे, टकराने के पहले इधर मोमेंटम था, उसका कंपोनेंट इधर कर लो, तो इधर इनिशियल मोमेंटम बराबर इधर का फाइनल मोमेंटम, ताकि एन का इम्पल्स ना आए। तो देखो एक इक्वेशन यहाँ से बना हुआ है, एक इक्वेशन एलएमसी, वेलोसिटी मिल जाएगी इसकी, जब भी मिल गई तो पूछा कि कितना यू होना चाहिए ताकि ये मैक्सिमम टॉप तक जाए, तो तुम्हें क्या करना है, ये यहाँ तक जाना है, तो टक्कर के बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, यहाँ की टक्कर के बाद की एनर्जी बराबर यहाँ की एनर्जी, जैसे करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा। सही बात समझ में? तो नॉन इम्पल्सिव होगा ना, ग्राउंड का नॉर्मल इसलिए नॉन इम्पल्सिव होगा क्योंकि ये रॉड है, सुनो ना मेरी बात, ये जो रॉड है ये रॉड मासलेस है, अब मासलेस रॉड जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर अपने रॉड के डायरेक्शन में लगाएगा, तो उसके परपेंडिकुलर इम्पल्सिव लगा ही नहीं सकता ना, ये जब फोर्स लगेगा तो ऐसे लगाएगा, तो ये वाला एन तो नॉन इम्पल्सिव बना रहेगा, ठीक है, पाथफाइंडर है, समझ गए होगे क्या बोला मैंने? ठीक है, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन हम इसका कल डिस्कस करेंगे, और इसमें थोड़ा सा एसबीटी अब मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, बाकी जो तुम्हें पूछना हो पूछो, भेज दो, ठीक है भेजो, भेज दो, पेपर ही गिरावट तुम भेज दो, पेपर ही भेज दो। अच्छा कल के क्लास में लो ना इसको डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट का तुम्हें आंसर की मिल गया, तो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे कल, क्लियर है, कंप्लीट असाइनमेंट एंड प्लस ये वाला, ठीक है, मुझे भेजो, भेज दिया, तो ठीक है क्वेश्चन ही भेज दो ना, उसके ईमेल भेज दो, ठीक, अरे ये पीवाई क्वेश्चन में पूछना क्या है इसमें, हाँ अरे ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछ लो, ठीक, वो जो क्वेश्चन है ना उसका मैं सोल्यूशन भेज दूँ तुम्हें, अपना ही सोल्यूशन जो पीवाई भेजो, बोलो, हाँ एकदम तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, अभी मुझे व्हाट्सएप करना, three stick with mass m from the three side of square as shown in the figure, they are three stick, एक दो तीन, अच्छा ठीक है, they are connected with the pivot to each other to the wall, ठीक है, ये भी pivot, ये भी pivot, ये भी pivot, ये भी pivot, जो मुझे समझ में आ रहा है, the mid point of the top and the right stick are connected by the massless string, ये रस्सी है, what is the tension in the string, अच्छा tension in the string, तो इसकी वीडियो बनाते हैं सिर्फ इसकी,
एक फ्रिक्शनलेस पिवोट है, तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, जो मुझे समझ में आ रहा अभी, ये इस पे लगाएगा तो एक एफ एक्स ऐसे दिखा दो F1, एक एफ वाई ऐसे दिखा दो F2, दूसरा ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो अभी इसका मास m है, ठीक है, तो इसे पे मैंने ऐसे दिखा दिया। हालांकि देखो रस्सी मासलेस है, तो रस्सी का टेंशन टी मैंने ऐसे दिखा दिया। बाकी जिसको एडजस्ट करना एडजस्ट करो, देखते हैं। F3 ये वाला एंगल तुम निकाल ही लोगे, 45 आएगा ना, ये 45 है F3, और ऐसे F4 दिखा दो, देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसे पे एक देखो, इसके पास मास तो है ही है, इसके अबाउट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क कब जीरो होगा भाई, ये इसी से पास कर, इसी से पास कर, इसी से पास कर रहा है, दैट मीन्स F3 और F1 उल्टे डायरेक्शन में आके बराबर हो जाएंगे। मतलब इसके एबीडी में इस तरीके से F1 आना चाहिए, ताकि इसके अबाउट टॉर्क ऐसे बने, और इसका वेट भी है mg डाउनवर्ड दिखेगा, ठीक है, टॉर्क बैलेंस हो गया। दूसरा, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं यार। तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क बैलेंस कराऊँ, क्या मैं तो इसके बाद सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कराया था, तो F1 और F1 बराबर आ गया था। ये जो रस्सी नहीं, रॉड है, स्टिक्स, हाँ सही है ना, इसके बाद कर लिया टॉर्क बैलेंस, ठीक है, एक टॉर्क बैलेंस कर लिया। दूसरा, तुम चाहो तो फोर्स बैलेंस कर सकते हो ऊपर की ओर, तो हॉरिजॉन्टल, अच्छा हॉरिजॉन्टल भी फोर्स जीरो होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल इसका मतलब तो हो नहीं सकता, तो ये F1 उल्टा होना चाहिए, दोनों ही F1 उल्टे होना चाहिए, ये F1 उल्टा होना चाहिए, तभी हो सकता है। तो F1 ऐसे हो और ये F1 ऐसे हो, इसका मतलब कि पहला इक्वेशन ये बन गया टेंशन का, T cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2F1, 2F1। अब F1 मिलेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करते हैं, वाई में फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। वाई में फोर्स क्या है, F2 है, तो F2 प्लस T sin 45 डिग्री इज बैलेंस बाई mg। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। तो y में फोर्स बैलेंस करा लिया, एक बार देख लेना, F2 हाँ माइनस F4 आएगा, माइनस F4 प्लस F2 T sin 45 mg, ठीक है। अब मेरे सामने अननोन कितने पड़ रहे हैं, देखो दो इक्वेशन है, एक T अननोन है, एक F1 अननोन है, एक F2 अननोन है, और एक F4 अननोन है। तो मुझे दो इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसकी एबीडी बना ली, तो इसकी एबीडी बनाते हैं नीचे वाले की। अगर नीचे वाले की एबीडी बनाओगे तो ये तो हिंज ऐसे है, इसका वेट mg तुम ऐसे दिखाओगे, और चूंकि इसका F1 इधर है तो तुम F1 ऐसे दिखाओगे, और F4 इधर है तो ये F4 ऐसे दिखाओगे। अब इसके अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो F1 तो जीरो देगा, mg का टॉर्क, तो ये जो F4 होना चाहिए दैट शुड बी mg/2, तभी जाके इसके बाद टॉर्क बैलेंस होगा, समझ गए। इसका मतलब कि मैंने F4 निकाल लिया, तो अगर F4 मिल गया, एक इक्वेशन थर्ड हमारा ये बन गया, F4 तो मिल गया, मुझे एक इक्वेशन और चाहिए। उस इक्वेशन के लिए हाँ एकदम सही करो तुम, एकदम सही कर दिया, तो ऊपर वाले केबीडी बना दो। ऊपर वाले केबीडी बनाओगे तो इस पे टेंशन टी तुम्हारा ऐसे दिखेगा, एंगल 45 डिग्री दिखेगी, और इसका mg भी डाउनवर्ड दिखेगा। और ये वाला F1 चूंकि इधर है, तो इस F1 को तुम इधर दिखा दो, और ये F2 ऊपर की ओर है, तो F2 को नीचे को दिखा दो, F2 को नीचे। अब इसके बाद टॉप जीरो हो तो जाएगा। और कुछ पूछ भेज दो। क्या इसके बाद टॉर्क जीरो कर दिया, mg का टॉर्क क्या आएगा, mg इज टू L/2, और इसका टॉर्क क्या आएगा, F4 इज टू L बराबर 0। क्या हाँ ये वाला रॉड ये वाला है, ये, और ये रॉड ऊपर वाला है। कोई बात नहीं भाई मेरे, ये F2 उल्टा हो जाएगा, मैथ एडजस्ट कर लेगा।
फिगर शो द सर्किट कंटेनिंग द 3 रजिस्टर x1 x2 x3 x1 x2 x3 सब बराबर आपस inductor capacitor EMF source having inductance L capacitance EMF E respectively R square root L by C the switch is first connected to position 1 जो switch है ना पहले यहाँ पे connected था connect रहने दो when the charge on the capacitor becomes half of maximum possible value the switch S is connected to position 2 current in resistor X3 just after shifting the switch from position 1 to 2 is क्या है यहाँ पे एक इंडक्टर है रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है तो पहला स्विच लगा देखो ये क्वेश्चन इतनी इजी नहीं है सब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले से किया हुआ है तो हो सकता है कि हो जाए मुझे मुश्किल हो जाता क्या पूछा है इसमें when the charge on the capacitor becomes half of its maximum possible value मतलब इसको स्विच जब कैपेसिटर का चार्ज तो ठीक है तो इसको इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा इसका चार्ज तो सीधे निकाल लोगे इसी सर्किट से क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल क्या है यही रहेगा देखो 0 0 0 हाँ एकदम सही कर रहे हो तो बिल्कुल सही है तो इसमें CV/2 आ गया लेकिन जब इसको तुम यहाँ क्लोज करोगे तो इस इंडक्टर में भी तो करंट होगा तो इसका भी करंट निकालना पड़ेगा अब इसका करंट कितना होगा उस टाइम पे जब ये कैपेसिटर का चार्ज हाँ हाँ वो क्या हुआ ना कि जैसे तुमने चार्ज वो बता दिया कि इसका चार्ज कितना है CV/2 है तो CV/2 जाने में इसमें कितना समय लगा होगा और टाइम कांस्टेंट कितना होता है इसका RC होता है तो क्या कह रहा RC हाँ एकदम सही कह रहे हो हाँ तो टाइम आ गया RC ln2 इतना टाइम आ गया अब इतने टाइम में इसमें कितना करंट है ये निकालना पड़ेगा ये क्या होगा I0 होगा E/R ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस T/R और T की जगह पे क्या लिखोगे RC ln2 सही है ना ये सही बताया हो ना RC ln2 ठीक तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारा I बराबर E/R ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर R² C/L ln2 ठीक है इतना करंट आ गया अब सर्किट में क्या हुआ कि इसको तुमने हटा दिया यहाँ से हटा दिया और ये रजिस्टर से तुमने क्लोज कर दिया ऐसे रजिस्टर से क्लोज कर दिया अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसमें करंट पूछा रिपोर्ट द करंट I करंट इन रजिस्टर X3 इसमें कितना करंट फ्लो करेगा तो इसमें अगर करंट तुम्हें जानना है ना तो तुम्हें इसके टर्मिनल पोटेंशियल जानना होगा अब पोटेंशियल कैसे आएगा तो पोटेंशियल आएगा इसका करंट मुझे चाहिए इसमें करंट चाहिए ना तो करंट के लिए एक काम करते हैं रुको ये इंडक्टर अपने करंट को एज इट इज रखेगा तुरंत चेंज होने नहीं देगा ये इंडक्टर चेंज होने नहीं देगा तो ये वाला करंट I0 है तो आप इसको क्या बोलोगे I0 बोलोगे ठीक है जस्ट आफ्टर तो नहीं चेंज करने देगा करंट I0 रहेगा और ये वोल्टेज तुम्हें पता है इसका ये चार्ज अचानक से अब्रप्ट चेंज भी नहीं होगा ये वाला चार्ज तो ये चार्ज प्लस माइनस अभी बना रहेगा अब क्वेश्चन है कि इसका करंट मान लो I1 है तो कोई पूछे इधर से करंट I0 आ रहा है तो इसमें कितना फ्लो करेगा I0 माइनस I1 फ्लो करेगा इतना फ्लो करेगा अब किरचॉफ लगा देता है इसमें किरचॉफ लगा दो लेकिन इसमें किरचॉफ लगाओगे तो यहाँ का वोल्टेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कोई बात नहीं I1 तो आ गया ना इसमें किरचॉफ लगा दो इसमें ये तो वोल्टेज वही रहेगा तो प्लस को टच किया तो V/2 फिर करंट को उल्टा जा रहा हूँ तो माइनस I0 माइनस I1 इंटू R अपोजिट जा रहा हूँ और ये करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो क्या होगा I1 इंटू R बराबर 0 तो यहाँ से हमें I1 R की वैल्यू मिल जाएगी प्लस ट्वाइस बनेगा ये बनेगा कितना आई थिंक I0 R उधर जाएगा I0 R माइनस V/2 ये बन जाएगा अब हमें I1 चाहिए I1 ही मुझे चाहिए था तो 2R से भाग करना पड़ेगा I1 के लिए हमें 2R से भाग करना पड़ेगा
2r से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये r से r कट गया, I नॉट बाई 2 माइनस v अपान 4r, ये बनेगा v अपान 4r। अब I नॉट यहाँ से निकालना पड़ेगा, ln2 की वैल्यू कुछ दिया क्या है? तो वहाँ पे दिया हुआ है r इक्वल टू v का हाँ तो e इक्वल टू वाला रहेगा ये हाँ तो नॉट वन की है ई अपान 2r आ जाएगा ना ये। हाँ तो इसको यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा ई अपान 4r। ई ठीक है, जीरो आएगा क्या? जीरो आंसर आएगा। इसका आंसर जीरो। देखो ये स्टूडेंट की टेस्टिंग कम है, टीचर की टेस्टिंग ज़्यादा है। नहीं, एक आध क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ कि एक मान लो पूरे पेपर में एक दो क्वेश्चन अगर अजीब आ जाए तो वो मैटर नहीं। ये तो मैं अभी इसलिए भी कर लिया क्योंकि मुझे पहले से पता था, इसी तरीके पढ़ा नहीं। बट ये है कि ये नॉर्मल स्टूडेंट की बहुत दिक्कत खड़ा कर देगा यार। ये तो हमें रटा हुआ ना पहले से, ये वाला कॉन्सेप्ट दुनिया भर में रटी हुई है। 15-16 साल 16 साल का पढ़ाते हैं तो रट गया, तो इसलिए हो लग गया। नहीं तो बस ऐसा तो पिछले साल में आया ही, तो मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे इसको यार। हाँ ये तो उसने कहा था ना कि मैक्सिमम, इसमें जो मैक्सिमम चार्ज आएगा उसका आधा चार्ज चाहिए, लिखा है कहीं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का हाफ चाहिए। तो इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा? ई आएगा जब ये करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो उस ई पोटेंशियल का आधा चाहिए, तो E/2 मतलब V/2। ठीक है, अभी क्लास है ना, तो होमवर्क वही है, असाइनमेंट पूरा करना है। ठीक है, देखो मजबूरियाँ हैं, कोई क्या कर सकता है। तो तुम अचानक से कुछ तो होने वाला नहीं है, धीरे 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 सही होगा। और ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन डाल रहे हैं हम लोग, लेकिन बोलने पे भी मानेंगे नहीं सब। लेकिन ये ज़्यादा ही ज़्यादा है। ठीक है, एंड कर रहा हूँ।